गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द लाइव क्लास। आप सभी का स्वागत है हमारी श्री हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ की ऑनलाइन इंटरेक्टिंग क्लासेस के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी मैंने आपको इसके बारे में बता दी। ये जो चैप्टर था जो हम विद्युत क्षेत्र से स्टडी कर रहे थे, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, कोई भी जो विद्युत आवेश है, उसकी स्थिर प्रकृति के कारण उसके चारों तरफ एक एरिया क्रिएट होता है और वो जो एरिया होता है उस क्षेत्रफल को या उस एरिया को हम विद्युत क्षेत्र के नाम से परिभाषित करते हैं और वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज की स्थिर प्रकृति के कारण उत्पन्न हुआ है। इसे हम स्टैटिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और इस प्रकार से जितने भी फिनोमिनाज क्रिएट होते हैं उन सभी को हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आवेश के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखी थी कि विद्युत आवेश क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है या कोई भी जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बारे में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कोई भी चालक तार है या कोई भी चालक पदार्थ है उसका जो टोटल चार्ज दिया जाता है हम इस फॉर्मूले से देते हैं जो आप Q बराबर NE से डिफाइन करते हैं। इस Q बराबर NE के अंदर ये जो Q होता है ये आपका क्या कहलाता है, टोटल चार्ज कहलाता है। ये जो आपका N होता है ये आपका क्या कहलाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसको आप वैलेंसी बोलते हैं या संयोजकता भी बोल सकते हैं। और ये जो आपका E होता है ये क्या होता है, आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना है ये मैं आपको बता चुका हूं। इसकी वैल्यू सदैव कांस्टेंट रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीजें हमने देखी और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका चार्ज होता है उसको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्मॉल n है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी वैल्यू 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी हो सकती है, वो उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करता हूं Na+ की, तो इसके अंदर यदि मैं n की आपसे बात पूछूं तो इसके अंदर आप मेरे को n की वैल्यू बताएंगे 1। सिमिलरली यदि मैं आपके साथ में He+2 हीलियम आयन की बात करता हूं तो इसमें आप मेरे को बताएंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, डियर स्टूडेंट, 2 हो जाएंगे। सिमिलरली Cl- की बात करते हैं तो वो वहां पर -1 हो जाता है। वो सारी चीजें हम थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ये जो चार्ज होता है इसकी कई प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले ये आपकी एक अदिश क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो फ्लो होने की डायरेक्शन होती है वो हाई इलेक्ट्रिक चार्ज से लो इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉनिक आवेश फ्लो होता है। वो हम देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी की सारी चीजें। देन मैंने आपको ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं इनका जो स्थानांतरण है वो इस फॉर्मूले के थ्रू होता है, Q = NE। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो एक कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब है जिसे आप हिंदी के अंदर बोल सकते हैं संरक्षित भौतिक राशि। संरक्षित भौतिक राशि
संरक्षित भौतिक राशि कहने का मतलब है कि ये संरक्षण के नियम की अनुपालना करती है। और संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि मैं आवेश संरक्षण के नियम की बात करता हूं तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में अवश्य बदला जा सकता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज ए कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी जनरेटेड एंड कैन नॉट बी destroyed, but we can transfer from one body to another body। मतलब हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बट एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर अवश्य कर सकते हैं। अब ये ट्रांसफर किस आधार पर होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा होता है उससे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है उस वस्तु की तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्थिति वह भी हो सकती है कि कम कहने का मतलब है उसके ऊपर जो आवेश है वो कितना हो, जीरो हो, और जीरो को हम बोलते हैं उदासीन प्रकृति। तो हमारे पास ये स्थिति उत्पन्न हुई कि हमने एक चार्ज वस्तु से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ट्रांसफर किया एक उदासीन वस्तु के अंदर। मेरी एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा कि मैंने एक आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q को ट्रांसफर किया उदासीन वस्तु की तरफ। उदासीन मतलब न्यूट्रल वस्तु की तरफ। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं चार्जिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग, या इस प्रोसेस को आप बोलते हैं आवेशन। आई रिपीट अगेन, एक आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण उस वस्तु की तरफ करना जो वस्तु आपकी उदासीन होती है, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है दैट इज नोन एज चार्जिंग, या इसे हम बोलते हैं आवेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी देखा था कि किसी भी वस्तु को आवेशन या आवेशित करने की जो प्रोसेस है वो हम तीन टाइप से देख सकते हैं। एक मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, कौन सी? घर्षण के द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन, और वो मैंने आपको बता भी दी थी पूरी की पूरी कि ये किस प्रकार से मैकेनिज्म होती है इसकी। 2 नंबर हम आज देखने वाले हैं जो आपकी क्या होती है, स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। और जो नंबर आपकी 3 होने वाली है ये भी हम आज देखेंगे, जो आपकी होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आप इन तीनों चीजों को नोट कर लीजिए फटाफट। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 2 चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन, और नंबर 3 आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। देन हम आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीजों को इसमें स्टडी करेंगे। देखिएगा, यदि मैं सबसे पहले बात करता हूं स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन की, तो वो देखिए आप किस प्रकार से यहां पर डिफाइन करेंगे। देखिएगा, नंबर आपकी हेडिंग 2 होने वाली है, स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन। देखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही लिटरली मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इसे आप एकदम आसान तरीके से समझ जाएं। यहां पर मैं कुछ एक डायग्राम के थ्रू इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हम मान लेते हैं आपकी एक सरफेस है और ये आपका केस फर्स्ट है। सबसे पहले मैं आपको इसके हेडिंग से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, देन हम डायग्राम देखेंगे और इसके बाद में इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन है उसके बारे में बात करने वाले। हमें बोला गया है कि आपको
आवेशन तो करना है, चार्जिंग तो करनी है, लेकिन कौन सी प्रोसेस के थ्रू करनी है? टचिंग प्रोसेस के थ्रू करनी है। टच मतलब स्पर्श की प्रोसेस के द्वारा करना है। हम जानते हैं कि आवेशन वो प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को, विद्युत आवेश को एक आवेशित वस्तु होती है उससे हम अनावेशित वस्तु की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ये चीजें हमने पढ़ी है। कहने का मतलब है कि एक इस प्रकार की वस्तु होगी जिसमें बहुत सारा आवेश होगा और एक आपकी इस प्रकार की वस्तु होगी जिसमें कोई भी आवेश नहीं होगा। तो आवेशन क्या कहता है कि आप इस चार्ज का कुछ अंश, पूरा का पूरा नहीं कह रहा, आप इस चार्ज का कुछ पार्ट इस उदासीन वस्तु के अंदर यदि ट्रांसफर कर देते हैं तो आपकी जो प्रोसेस कहलाती है वो आपकी आवेशन कहलाती है। इट इज क्लियर? हमने आवेशन की जो परिभाषा है उससे हमने ये आइडिया लगा लिया कि हम क्या करने वाले हैं, एक चार्ज बॉडी होगी उससे डिस्चार्ज बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कुछ पार्ट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। आवेशन ने ये बता दिया। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू करेंगे? वो प्रोसेस आपकी होगी स्पर्श द्वारा या टच द्वारा। अब टच का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इन दो बॉडीज को आपस के अंदर यहां नहीं रख के इससे टच करा के बना देता हूं तो इस प्रोसेस में जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो आपका क्या कहलाएगा? स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाएगा। अब देखो, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं किस प्रकार से होता है और इसका डायग्राम आपको पेपर में किस प्रकार से लिखना है और इसकी थ्योरी क्या होने वाली है। देखिएगा, मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि ये आपका आधार है, ये आपका आधार है, दैट मीन्स बेस, और ये आपका कुचालक स्टैंड है पहला, और ये आपका कुचालक स्टैंड है दूसरा। कुचालक स्टैंड दैट मीन्स इंसुलेटर स्टैंड, इनको मैं बोल देता हूं इंसुलेटर स्टैंड, या इसको हम बोलते हैं कुचालक स्टैंड। कौन कौन से हैं? ये जो दोनों यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों इंसुलेटर स्टैंड या कुचालक स्टैंड कहलाएंगे। इनके ऊपर मैं एक बॉडी लगा देता हूं ये वाली, और एक बॉडी लगा देता हूं ये वाली। इसके अंदर आपका मैं मान लेता हूं कि यहां पर 6 मैंने प्लस के यहां पर चिन्ह बनाया, तो इसका आवेश कितना हो गया? 6 कूलाम। हम एज्यूम कर रहे हैं केवल समझने के हिसाब से। ये आपकी क्या है? डिस्चार्ज बॉडी है। डिस्चार्ज बॉडी मतलब अनावेशित वस्तु, और वो आपकी क्या हो जाएगी? चार्ज्ड बॉडी, या इसको हम बोलते हैं आवेशित वस्तु। ओके, क्लियर दिख रहा है? ओके। अब यदि मैं आगे बात करता हूं इसकी, तो देखिएगा, ये वाली पहली कंडीशन थी जब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस पड़ी है, ये इसकी साधारण अवस्था है। अब हम क्या करेंगे? इस वाली डिस्चार्ज बॉडी को इसके पास लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, ये आपका नीचे वाला बेस, ये आपका नीचे वाला बेस जिसे हम आधार बोल रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा केस सेकंड, दूसरी स्थिति। यह आपकी पहली वस्तु, यह आपकी पहली वस्तु, और इससे मैंने टच करा दिया क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है? स्पर्श है। मैं इसको टच करा दूंगा, ये आपकी दूसरी बॉडी हो जाएगी। इस पर आपका आवेश पूरा का पूरा 6 प्लस आपके आवेश पड़े हैं, और ये अभी भी क्या है? डिस्चार्ज है। ये आपका इंसुलेटर स्टैंड है, वो वापस लिखने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। अब उसके बाद में देखिएगा क्या होता है। हाँ जी, अब हमने जब ये केस सेकंड देख लिया तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। हमने इन दोनों को टच कराया, और जो केस थर्ड होगा उसमें देखो क्या होगा कि ये मैंने सबसे पहले बनाया बेस, आधार, और चालन या स्पर्श की प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसके अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी पहली वाली बॉडी, और ये टच हुई हुई दूसरी बॉडी।
और इसमें आवेश गया, मैं मान लेता हूं ये दोनों आपस में साम्य अवस्था के अंदर आना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो करेंगे, तो इन दोनों के अंदर समान मात्रा में आवेश होगा। हमने ये बोला था इसमें 6 प्लस के चार्ज हैं, तो देखिए सर अब इसके अंदर प्लस तो यहाँ रहेंगे 3 और प्लस 3 कहाँ चले जाएंगे, इस कंडीशन में चले जाएंगे। फोर्थ कंडीशन के अंदर हम इन दोनों बॉडीज को दूर दूर कर लेंगे, तो देखो ये वाली और इस वाली कंडीशन पे आ गई, तो अब इसमें कितना चार्ज रहा, प्लस का 3, और जो न्यूट्रल थी उसमें भी कितना आ गया आपका, प्लस 3 चार्ज आ गया है। तो हमने ये देखा कि ये आपका केस 3 था और ये आपका केस था 4। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारे पास 2 वस्तुएं थी जिनके अंदर से एक जो वस्तु है वो तो आपकी आवेशित है, मैं मान लेता हूं इसके ऊपर 6 प्लस का चार्ज है, दूसरी आपकी डिस्चार्ज है या अनावेशित वस्तु है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है और ये एक आधार के ऊपर 2 कुचालक स्टैंडों के माध्यम से जुड़ी हुई है। इसके बाद में जब हम सेकंड केस की बात करते हैं तो हम इन दोनों जो आपकी बॉडीज है इनको थोड़ा पास में लेके आते हैं और हमारी हेडिंग के अकॉर्डिंग, हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग इन दोनों को स्पर्श कराते हैं या टच कराते हैं। जब ये दोनों टच करेगी तो केस थर्ड के अनुसार आपस के अंदर साम्य अवस्था ग्रहण करना चाहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन ग्रहण करना चाहती है, जिस कारण दोनों के अंदर आवेश समान मात्रा में विभाजित हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो विद्युत आवेश है वो उच्च मान से निम्न मान की तरफ ट्रांसफर होता है। इस कारण चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्चार्ज बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है और इसका ट्रांसफर भी इस प्रकार होगा कि कुछ पार्ट इसमें रहे चार्ज का और कुछ पार्ट डिस्चार्ज वाली बॉडी के अंदर पहुंच जाए। अब हम केस फोर्थ के अनुसार इन दोनों को वापस अलग अलग दूर कर देते हैं, तो ये भी बॉडी चार्ज थी और जो डिस्चार्ज थी वो भी बॉडी क्या हो गई, हमारी चार्ज हो गई। ये जो आपकी पूरी की पूरी मेथड है ये आपका क्या कहलाता है, स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाता है। आई होप जो मैंने आपको बताया है वो सारा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। और आपके लिए ये आज का मेरा होमवर्क है कि ये जितनी चीजें हमने लिखी है वो सारी की सारी आप अपनी भाषा के अंदर कॉपी में नोट करेंगे। इट इज क्लियर। और यदि फिर भी समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को एक बार वापस देखिए, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल से संपर्क कीजिए, मैं आपको वापस ये लिखकर सेंड करूंगा। लेकिन आप जरूरी ये है कि आप कोशिश करें लिखने की। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स का कहां पता चलेगा कि हमारी मिस्टेक कहां हो रही है। बताने को तो मैं अभी लिख दूंगा या आप मेरे से पूछेंगे तब मैं बता दूंगा, लेकिन मेन जो मैटर करती है वो बात ये करती है कि आपने जो समझा और आपने जो अपनी लैंग्वेज में लिखा वो कितना परफेक्ट हो पाता है और उसमें क्या क्या मिस्टेक रहती है, वो एक तरीका होता है स्टडी का। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको पूरा एकदम आराम से समझा दिया और मैंने आपको ओरल भी बता दिया बोल के। तो आप ये काम कीजिए, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इस डायग्राम में मैंने जो जो चीजें बताई उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर 10th क्लास तक की बात अलग है, लेकिन अब आप 12th के और साइंस के स्टूडेंट हो तो एग्जामिनर आपके किताब वाली भाषा को न देख के आपके जो इमोशंस है या जो आपकी लैंग्वेज है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाला है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप इन चीजों को अपनी लैंग्वेज में किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, वो मेन बड़ी चीज होती है। ओके, मैं आशा करता हूं कि आप इसको अवश्य ट्राई करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक नंबर 3 जो था प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिएगा नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन, और इसे भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और इन सभी लैंग्वेज को आप बड़े ध्यान से समझो। देखो वीडियो देखने के 2 तरीके हैं। आप सबसे पहले टाइम जब इस वीडियो को देखो, जैसे आज हमने वीडियो आपको भेजी, आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज केवल वीडियो को देखो। पहली बार में वीडियो को केवल देखना है, उस टाइम कुछ भी लिखना नहीं है। सारी की सारी वीडियो को देखो, 1 सेकंड से लेके लास्ट में जहां तक भी वीडियो खत्म हो रही है उस पूरी वीडियो को पहले शांत दिमाग से देखिए। उसके बाद में जब आप पहली बार वीडियो देख रहे हो उस दरमियान आपको कुछ भी लिखना नहीं है। दूसरी बार जब आप उस वीडियो को देखो तो उसके साथ में नोट भी करते जाओ, और उसमें कुछ यदि चीज समझ में नहीं आए तो उसको वापस वीडियो को रिवाइज करो, तो आपके वो चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, कहीं पर भी आप उसके अंदर अटकेंगे नहीं। तो फर्स्ट टाइम के अंदर केवल वीडियो को देखनी है बिना स्किप किए, नॉर्मल स्पीड पर। उसके बाद में दूसरी बार जब वीडियो देखें तो अपनी नोटबुक के साथ में देखें। तीसरी बार वीडियो देखने की स्थिति क्रिएट नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूं। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आप उसको एक बार वापस उस टॉपिक को वापस देख लीजिए, इतनी सी क्लियर हो जाएगी। फिर भी यदि नहीं होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हमारा जो अगला पॉइंट है 3 नंबर, वो आपका आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हमें देखना है कि इसके अंदर क्या होता है। फटाफट देख लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है और ये किस प्रकार से डिफरेंट हो जाता है आपके पहले वाले 2 पॉइंट से। देखिएगा, इसके अंदर कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें हम चार्ज को प्रेरित करते हैं। देखिए, इसकी हेडिंग से मैं आपको समझाता हूं कि ये प्रेरण जो शब्द है ये बना है आपका प्रेरित करने से। किससे बना है? प्रेरित करने से। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको एक जनरल सा उदाहरण बताऊं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट इस प्रकार के हैं, मान लेते हैं क्लास के अंदर टेस्ट हुआ 100 नंबर्स का, और इस क्लास के अंदर हर क्लास में कुछ टॉपर बच्चे होते हैं और कुछ वीक बच्चे होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टूडेंट डल होते हैं, डल कोई भी नहीं है, वो वीक जरूर हो सकते हैं। और वीक वो होता है जिसके अंदर हम इंप्रूव करके उसको इंटेलिजेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकें, बट डल वो होता है जिसके अंदर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो डल कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि स्टूडेंट वीक जरूर हो या उसके कोई भी टॉपिक है वो थोड़े देर से समझ में आए, बट कोई भी क्लास में डल नहीं है। 2 टाइप की कैटेगरी है, एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है, एक स्टूडेंट वीक हो सकता है। डल जैसी कोई भी परिभाषा ही नहीं होती, दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ये मानता हूं कि क्लास के अंदर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 99 नंबर प्राप्त किए एग्जाम के अंदर, और जो वीक स्टूडेंट हैं उन्होंने 100 के अंदर से आपके 52 नंबर प्राप्त किए। मान लेते हैं वीक वो है जिसने इंटेलिजेंट से कम नंबर प्राप्त किए, वो 98 भी हो सकता है और 52 भी हो सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि जो इंटेलिजेंट है उसने तो 99 प्राप्त किए और जो वीक स्टूडेंट है उसने 52 नंबर प्राप्त किए एग्जामिनेशन के अंदर। अब देखिए होता क्या है, जब कॉपियां बांटी जाती है तो उस टाइम जो टीचर होता है वो वीक स्टूडेंट को एग्जाम्पल देता है कि देखो इस स्टूडेंट ने 99 नंबर प्राप्त किए, आपने देखो 52 किए। तो आप अपने अंदर इस प्रकार से अपने जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको प्रेरित करो या जगाओ कि आप भी कितने नंबर प्राप्त कर सको, 99 नंबर प्राप्त कर सको। दैट मीन्स जो टीचर है वो आपको मोटिवेशन करता है या आपको प्रेरित करता है, किसके लिए? कि आप अगले टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। तो उसी प्रकार से वो जो प्रेरित शब्द है उसको हम जोड़ेंगे किससे? हमारे प्रेरण द्वारा आवेशन से। जो एक हमारी इस प्रकार की बॉडी होगी जो हम यदि किसी डिस्चार्ज बॉडी के पास में लाएंगे तो वो जो चार्ज होगा वो उस डिस्चार्ज बॉडी को भी प्रेरित करेगा कि तुम भी अपना चार्ज मुझे शो करो या दिखाओ। तो इस कारण से जो आवेशन होता है या जो चार्जिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन। देखते हैं किस प्रकार से होता है और मेरी ये आशा है कि ये 100% आपके समझ में आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बेस बनाएंगे और बेस के ऊपर हम यहाँ पर शो करेंगे आपकी 2 स्टैंड्स। ये मैं मान लेता हूँ पहला स्टैंड, ये आपका दूसरा स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर आपकी 2 बॉडीज लगी हुई होती है। ये मैं मान लेता हूँ पहली बॉडी और ये आपकी दूसरी बॉडी। और इस वाली कंडीशन के अंदर स्पेशल कंडीशन ये है कि ये दोनों बॉडी आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स? डिस्चार्ज बॉडीज होती है। तो देखिएगा क्या होना चाहिए। मैं मान लेता हूं ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, और ये केस फर्स्ट, ये आपका आधार हो गया, और ये आपके क्या है? दोनों कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड ये दोनों के दोनों, ये दोनों डिस्चार्ज बॉडीज है। हम क्या करेंगे, इनके अंदर चार्ज है तो सही। अब देखो, उदासीन वस्तु डिस्चार्ज कब हो जाती है? कि जब उसके अंदर आवेश कितना हो? 0 आवेश हो। तो मेरे को एक बात बताओ कि यदि आपके पास ये बॉडी है, मैं कह रहा हूं ये डिस्चार्ज है, तो इसका आवेश कितना है? 0 है।
तो मैं 0 को ये भी तो लिख सकता हूं कि इसके अंदर माइनस का 5 कूलम आवेश है और उतनी मात्रा में क्या है, प्लस का है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो ये 0 इस प्रकार से भी बना हुआ हो सकता है, मतलब इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो सही, और वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और ये जो दोनों चार्ज हैं इनकी वैल्यूज इक्वल है, तो ये आपस में कैंसिल करके इसको कितना बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ये जो फर्स्ट बॉडी है ये उदासीन है, दैट मीन डिस्चार्ज है, और ये भी आपकी डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज कहने का मतलब इनका टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 0, और चार्ज 0 होगा मतलब इसमें प्लस भी है माइनस भी है, दोनों बराबर मात्रा में है। इस कारण ये आपकी क्या कहलाती है, उदासीन बॉडी कहलाती है। इतनी एकदम क्लियर सी चीज है। अब मेरे को करना क्या है, दूसरी कंडीशन में मैं इस पहले वाली बॉडी के पास में एक कंडक्टर छड़ लेके आता हूं, चालक छड़, और वो भी किस प्रकार की, पॉजिटिव चार्ज की। तो देखो ये वाली स्थिति उत्पन्न होगी क्या कि ये आपकी पहली स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, ये पहली बॉडी, ये आपकी दूसरी बॉडी। यदि मैं इसके पास में एक छड़ लेके आऊं जिसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस चार्ज है, ये आपकी फर्स्ट बॉडी है, ये आपकी सेकंड बॉडी है, तो आप मेरे को ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी चार्ज था उसमें पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, तभी तो ये दोनों आपस के अंदर कैंसिल करके इसको 0 बना रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं जब इसके पास में पॉजिटिव छड़ लेके आता हूं तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टूडेंट, आकर्षित करते हैं। तो मैंने ये बोला इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, परंतु जब मैं पॉजिटिव चार्ज इस वाले गोले के पास लेके आऊंगा तो इसका नेगेटिव चार्ज जहां पर भी होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो मैं ये कह दूं क्या कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां पर आ गया, इस वाले किनारे पर सारा का सारा आ जाता है या जमा हो जाता है। अब मेरे को दूसरी बात ये बताओ कि जब इसका नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज कहां गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में सेट होगा कि नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है। ये इसकी दूसरी कंडीशन। वापस देख लीजिए, जब ये दोनों उदासीन थी तो इनके अंदर नंबर ऑफ जो चार्ज है वो 0 है। 0 कहने का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इट इज क्लियर। दूसरी बात में मैंने ये कहा कि सेकंड की यदि मैं बात करता हूं तो मैं इसके पास में एक धनावेशित छड़ लेकर आता हूं। इस धनावेशित छड़ के ये मुख्य खास बात होगी कि ये इसके अंदर जहां पर भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको इंडक्ट करेगी या प्रेरित करेगी कि भैया तुम इधर अट्रैक्ट हो। तो इसके अंदर जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज था वो अट्रैक्शन के फोर्स के तहत जहां पर भी होगा इस वाले छड़ के तरफ व्यवस्थित हो जाएगा। बच गया पॉजिटिव चार्ज, वो उस बचे हुए स्पेस के अंदर वापस सेपरेट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, अगली कंडीशन में इन फर्स्ट और सेकंड को आपस के अंदर पास पास लेके आते हैं। जो फर्स्ट है और जो आपका सेकंड है उन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस के अंदर पास पास लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए थर्ड कंडीशन में क्या होगा, हमने यहां पर ये छड़ ले रखी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ में लगी हुई है भैया, ये इस कंडीशन में मत बना लेना। तो इसमें तो ये फिनोमिना हुआ ही है, यहां पर पॉजिटिव यहां पर इस प्रकार से। और मैंने ये बोला कि आप इसको इसके पास में लेके आ रहे हैं, तब देखो क्या होगा कि इस वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर उपस्थित नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अब ये वाली जो साइड है, ये वाली जो पहले गोले की साइड है वो इस दूसरे वाले गोले के लिए एज ए इस रोड की तरह काम कर रही है। जो काम इस रोड ने इस पहले वाले बॉडी के लिए किया, अब ये वाली साइड उस वाले गोले के लिए इस छड़ की तरह काम करेगी। तो जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस साइड में हुआ तो इस गोले का जो नेगेटिव चार्ज है कहीं पर भी हो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि इस वाले पॉजिटिव भाग की तरफ दूसरे वाले गोले का क्या चार्ज आ जाना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। और जब यहां पर नेगेटिव आ गया तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा। एकदम इजी सी बात है, सिंपल सी मैंने आपको बात बता दी। आप इसको इस प्रकार से भी बता सकते हैं, यदि हम इसके अंदर दोनों चार्ज की बात नहीं करें, यदि हम इसके अंदर दोनों चार्ज की बात नहीं करते हैं तो आप इसको इस प्रकार से भी बता सकते हैं। किस प्रकार से, कि ये आपका गोला, इसके अंदर आपका नेगेटिव चार्ज इधर, ये कब, जब इधर आपकी पॉजिटिव छड़ है, और दूसरे वाले घोड़े के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज इधर, जब ये छड़ इधर लगी हुई है उस कंडीशन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यदि मैं इस छड़ को यहां से हटा लेता हूं
तो देखो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये जो आपका चार्ज था नेगेटिव, ये सारा का सारा इसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब देखिए जो लास्ट कंडीशन थी उसके अंदर हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिला कि जब हम केस फर्स्ट के अंदर दो प्रकार की बॉडी थी जो दोनों आपकी उदासीन थी, जिनका चार्ज 0 था, उनको हमने एक धनावेशित छड़ के थ्रू उनके जो चार्ज था उसको प्रेरित किया या उसको जगाया, तो वो क्या होगी, दोनों बॉडीज को आपस के अंदर चार्ज कर देगा। तो इस प्रकार से हमें ये जो लास्ट के अंदर बॉडी प्राप्त होती है ये क्या कहलाती है, हमारी आवेशित पदार्थ कहलाती है या आवेशित बॉडीज कहलाती है। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है चार्जिंग का, इंडक्शन मतलब एक वस्तु के थ्रू दूसरी वस्तु में उसके गुण को प्रेरित करना या उत्पन्न करना, वो आपका क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। और इंडक्शन बाय चार्जिंग या चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है कि एक चार्ज के थ्रू, एक चार्ज पार्टिकल के थ्रू दूसरे किसी पार्टिकल में उसके चार्ज को इंडक्ट करना या प्रेरित करना, वो आपका क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप दैट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे बी कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, अब ये हमारा यहाँ पर टॉपिक था जो कि आपका प्रेरण द्वारा आवेशन है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये आपको अपनी बुक के अंदर नोट डाउन करना है जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि हम बात करते हैं वो आपका आ जाता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हेडिंग लगा लीजिए स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, जिसको आप इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है ये आखिरकार क्या होता है, ये हम अभी देखने वाले हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं है, एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की प्रेजेंस को शो करता है। प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा उसकी उपस्थिति को जो शो करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। सर इलेक्ट्रॉन या जो हमारा चार्ज है उसकी उपस्थिति किस प्रकार शो करेगा, तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक चौक है। ये चौक हम साधारण अंकों से तो ये नहीं बता सकते कि ये आवेशित है या आवेशित नहीं है, या ये चार्ज है या चार्ज नहीं है। तो इस चौक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की प्रेजेंस को बताने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया। वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी या आपका इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपको लैब के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसकी कई प्रकार की कमियां हैं। दूसरी बात, इसके अंदर स्वर्ण पत्र मतलब गोल्डन लीफ का उपयोग किया जाता है। सोने की जो पन्नियां होती है उनका उपयोग किया जाता है जो कि कॉस्टली पड़ती है, तो ये जनरली लैब के अंदर उपयोग के अंदर हम नहीं लेते और ना ही इसका हम उपयोग करते हैं। इसकी कुछ कमियां भी है। कमियां इस प्रकार की है कि ये इस चीज को तो बता देता है कि इसके अंदर चार्ज है या नहीं है, बट इस चीज को नहीं बता पाता कि यदि इस चौक के अंदर चार्ज है तो वो कितना चार्ज है, दैट मीन्स उसका मान कितना है, 5 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम, इस चीज को ये डिफाइन नहीं करता। तो ये इसकी एक कमी हो गई। दूसरी कमी, इसके अंदर गोल्डन लीफ लगी हुई होती है, सोने की पन्नियां लगी हुई होती है, इस कारण इसको सामान्य लैब के अंदर लेके आना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये कॉस्टली होता है। ये दो प्रकार की इसके कमियां होने के कारण इसको हम लैब में उपयोग नहीं करते। हमारे काम की चीज ये है कि सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसकी बनावट क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, मतलब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, वो दोनों मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछा जाता है और अक्सर ही आने वाला टॉपिक है। सीधा आ जाता है कि इलेक्ट्रोस्कोप की संरचना को या उसकी क्रियाविधि को समझाइए, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देखिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके अंदर एक इस प्रकार का आपका बेल जार लिया जाता है। इस
बेल जार के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो ड्राइंग है वो एकदम सही होनी चाहिए आपकी। तो ये आप बेल जार बनाते हैं इसके अंदर। चलिए इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं अपने, है ना, क्योंकि इसके अंदर और कई चीजें हम लिखेंगे। इसको नीचे बना लेते हैं। देखिएगा यहां पर बना रहा हूं मैं। ये आपका बेल जार है और इस बेल जार के अंदर हम इसके ऊपर एक कॉर्क लगा देते हैं। दैट मीन्स एक जो लकड़ी का गुटका होता है उसको लगा देते हैं। उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर एयर है वो प्रवेश ना कर सके। और उसके अंदर हम एक चालक रोड होती है या चालक छड़ होती है उसका उपयोग करते हैं। देखिए किस प्रकार से ये आपकी एक चालक छड़ होती है। ये आपकी क्या, एक कंडक्टर रोड है और इस कंडक्टर रोड के नीचे वाले हिस्से पर हम दो गोल्डन लीफ लगाते हैं। दो क्या लगाते हैं? गोल्डन लीफ लगाते हैं। गोल्डन लीफ क्यों लगाई? क्योंकि डियर स्टूडेंट इसका जो हेडिंग है वो देखिए क्या है, स्वर्ण पत्र, मतलब गोल्डन लीफ और विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाला आपका एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके अंदर गोल्डन लीफ का यूज किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप उसको बोला जाता है। और इसके देखिए कई फीचर है कि इसके नीचे वाले हिस्से के अंदर हम यहाँ पर एक निर्वातित पंप लगाते हैं। इसका नाम क्या हो जाता है? निर्वातित पंप इसको बोला जाता है। ये हमने निर्वातित पंप लगाया। निर्वातित पंप क्या काम करता है? ये जो आपका बेल जार है इसके अंदर निर्वात को बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है अभी हम इसको देखने वाले हैं। देखिएगा मैं इसके यहाँ पर नाम लिख रहा हूं और आप इनको एकदम ध्यान से एक बार याद करने की कोशिश कीजिए इसी वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो मैं ये बता दूं, ये आपका क्या है? कॉर्क। उसके बाद में ये आपका क्या हो जाता है? बेल जार। ये मैंने क्या लगा दिया? बेल जार। इसके अंदर आपका निर्वात हमने स्थापित किया है। निर्वात स्थापित स्थान, इसके अंदर हमने निर्वात स्थापित किया है। किसके थ्रू स्थापित किया है? ये हमारा निर्वातित पंप है। निर्वातित पंप की सहायता से हमने यहां पर निर्वात स्थापित किया है। ये आपकी क्या हो जाती है? धातु की छड़, धातु की चालक छड़। यह आपकी हो जाती है मेटेलिक कंडक्टर रोड। उसके बाद में हम यहां पर एक छड़ लेकर आते हैं जिस छड़ का हमें परीक्षण करना है और ये पता लगाना है कि ये चार्ज है या चार्ज नहीं है। मैं ये मान लेता हूं कि ये जो आपकी रोड है ये चार्ज्ड है और इसका जो आवेश है वो कितना है आपका? 10 कूलम है। हम एक बार मान रहे हैं आपको ये पूरा समझने के लिए। देखिएगा होता क्या है, प्रारंभ में इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं d है और इनको हम यहां पर लिखते हैं सोने की पन्नियां। सोने की पन्नियां, इनको बोला जाता है गोल्डन लीफ। गोल्डन लीव्स। एक्चुअल के अंदर होता क्या है देखिएगा इस कंडीशन में कि एक बेलनाकार बेलजार होता है। इस बेलजार के अंदर एक धातु की छड़ को हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि इसके नीचे वाले हिस्से के ऊपर दो सोने की पन्नियां लगी हुई रहती है। और हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि इस पूरे के पूरे बेलजार के अंदर निर्वात स्थापित किया गया है। निर्वात स्थापित किया गया है मतलब इसके अंदर जो वॉल्यूम है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, सॉरी जो एयर है उसकी डेंसिटी बहुत कम है। जिस प्रकार से हम निर्वात स्थापित रखना चाहते हैं यदि रेगुलर, तो हम यहां पर एक पंप लगाते हैं। इस पंप का नाम है आपका निर्वातित पंप या इसे हम वैक्यूम पंप भी बोल सकते हैं। देखिएगा इसे आप वैक्यूम पंप भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है? इसके अंदर निर्वात स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। अब इसके ऊपर वाले हिस्से पर हम उस छड़ को लाकर टच कराते हैं जिस पर हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की पुष्टि करनी है। पुष्टि ये करनी है कि जो हम छड़ लेकर आए हैं, फॉर एग्जांपल यदि मैं चौक यहां पर लेके जाता हूं तो मेरे को ये प्रैक्टिकल करना है कि ये जो चौक में यहां पर लेके गया हूं इसके ये चार्ज्ड है या चार्ज नहीं है, मतलब ये आवेशित है अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले वाली कंडीशन में ये मान लेता हूं कि जब यहां पर कोई भी छड़ नहीं है, सबसे पहले आप ये कंडीशन मानिए
प्रारंभ में जब यहां पर कोई भी छड़ नहीं होती तो उस स्थिति में इन दोनों जो गोल्डन लीफ है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है। 2 नंबर बात, अब यदि मैं यहां पर एक गोल्डन लीफ लेके जाता हूं जिसके अंदर मैं प्लस का 10 कूलाम आवेश यहां पर टच कराऊंगा, और हमने अभी अभी ये पढ़ा है स्पर्श द्वारा आवेशन कि जैसे ही आप इस चौक को यहां से टच कराएंगे या इस मेटेलिक रोड को यहां से टच कराएंगे, ये जो 10 कूलाम आवेश होगा वो इसके अंदर से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, हमने अभी भी पढ़ा है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो 10 कूलाम आवेश है वो इस चालक छड़ के माध्यम से यहां पर इस बिंदु ए पर पहुंचता है। कौन से बिंदु पर पहुंचेगा, इस पॉइंट ए पर पहुंचेगा, और जब ये इस पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो इसको यहां पर 2 डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्शन यहां पर मिल जाती है। एक डायरेक्शन तो जा रही है इस लीफ की तरफ जिसको मैं कह रहा हूं नंबर 1 लीफ, एक डायरेक्शन जा रही है इस लीफ की तरफ जिसे मैं कह रहा हूं नंबर 2 लीफ। तो डियर स्टूडेंट, जो इसके अंदर से 10 कूलाम आवेश आया है वो 5 कूलाम इधर और 5 कूलाम इधर विभाजित हो जाता है बराबर मात्रा के अंदर। अब जब यहां पर 5 कूलाम प्लस का आवेश है और इस पर भी आपका प्लस का 5 कूलाम आवेश है, दोनों आवेश मान में भी समान है और इनकी जो प्रकृति है वो भी पॉजिटिव है, वो भी समान है, और हम जानते हैं कि जो समान मान के आवेश है उनके अंदर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये जो लीफ है आपकी इस प्रकार से है तो इनकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे बढ़ जाएगी क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण मान लिया प्रारंभ के अंदर ये इस प्रकार से थी जब यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन जब अब यहाँ पर बल लगेगा प्रतिकर्षण बल तो ये थोड़ी सी क्या होगी, इस प्रकार से बढ़ेगी। तो मैं मान लेता हूं कि अब जो इनकी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई आपकी, 2d हो गई है, क्योंकि ये थोड़े से और एक्सप्लेन होंगे। अब मैं यहां पर मान लेता हूं कि मैंने यहां पर इनको कितना भेज दिया भैया, 50 कूलाम आवेश यदि मैं आगे ट्रांसफर करता हूं तो ये 50 कूलाम आवेश यहां से गया, यहां पर जाता जाता जैसे ही इस टर्निंग पॉइंट ए पर पहुंचता है, इस ए पॉइंट में इस 50 कूलाम आवेश को 2 डायरेक्शन मिलती है। इनके अंदर से 25 कूलाम आवेश तो ए लीफ में जाएगा और 25 कूलाम आवेश बी लीफ में जाएगा। पहले जब यहां पर 5-5 कूलाम आवेश गया तो दूरी बढ़कर कितनी हो गई, 2d हो गई। अब जब ये आवेश 25-25 कूलाम होगा तो मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3d हो जाएगी बढ़ के। समझ रहे हो बात को। अब यदि मैं यहां पर मान लूं कि मैंने अगली बार एक वो छड़ यहां पर टच कराई जिसका आवेश कितना है, 100 कूलाम है, तो अब यहां से जो आवेश जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 50 कूलाम, और वो कितना हो गया 50 कूलाम, मतलब 50-50 कूलाम आवेश यहां से डिवाइड होगा। और इस कंडीशन के अंदर यहां पर जो बीच की दूरी थी वो मैं मान लेता हूं कितनी हो जाएगी, बढ़कर 4 गुनी हो जाएगी जितनी प्रारंभ के अंदर थी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q की वैल्यू बढ़ाते हैं उसके साथ साथ पानी क्या पानी, तो उसी के साथ में क्या होता है, जिस प्रकार आप Q की वैल्यू बढ़ाते हैं, Q का मान बढ़ने के साथ साथ यहां पर जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाती है। और डिस्टेंस डियर स्टूडेंट कब बढ़ती है कि जब इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगा है और दूरी बढ़ रही है, मतलब यहां से जो चार्ज आ रहा है उसका मान भी बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि जब आवेश की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका चार्ज का जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये केवल हमें ये बताता है कि जो आप छड़ लेके आए हो उसके अंदर आवेश की प्रबलता कितनी है। यदि आवेश शून्य होगा तो ये दोनों की दोनों लीफ क्या होंगी, नो चेंज, मतलब इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप कुछ ज्यादा आवेश लेकर आएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, कितनी भी बढ़ सकती है उसको हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में यदि आप और ज्यादा आवेश लेके आते हो तो इनकी दूरी और बढ़ जाती है और सिमिलरली ये प्रोसेस चलती रहती है। दूरियां बढ़ रही है कहने का मतलब आपकी जो आवेशित छड़ है उसके अंदर आवेश की मात्रा ज्यादा है। आवेश की मात्रा ज्यादा होने के कारण ही यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि हम आवेश का मान बढ़ाते हैं तो लीफ के जो बीच की डिस्टेंस है वो भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नंबर 2 यदि हम बात करते हैं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये केवल आवेश की प्रबलता को बता सकता है, वो भी थ्योरेटिकल, कि इसमें आवेश ज्यादा है इसमें आवेश कम है, लेकिन उस आवेश के गणितीय मान को स्पष्ट नहीं कर पाता कि इसमें 100 कूलाम आवेश है 50 कूलाम आवेश है। ये तो हमने माना था, हमें पहले से पता था, हमें ये जानकारी इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता नहीं चली
कि इसमें आवेश हम कितना लेके आए हैं। ये तो हमें पहले से ज्ञात था कि हम यहाँ पर 100 कूलम आवेश लेके आए हैं तो ये डिस्टेंस इतनी बड़ी है, 50 कूलम लेके आए हैं तो ये डिस्टेंस इतनी बड़ी है। बट ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किसी भी प्रकार की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि जो हम छड़ लेके आए हैं उसके अंदर चार्ज कितना है। तो ये इसकी एक कमी थी। दूसरी कमी ये कि इसके अंदर हम गोल्डन लीफ का यूज करते हैं जो कि किसी भी लैब के अंदर जनरली काम में लेना संभव नहीं है। तो आप इसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में मैं इसकी थ्योरी भी आपको आज बताने वाला हूं। अब एक बार ये इसका जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखने वाला हूं, तो आपको नोट करनी है सीधी। हाँ, डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ऐसी आशा करता हूं। और उसके बाद में हम इसकी थ्योरी पर बात करने वाले हैं। हाँ जी, स्टार्ट करें। डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए आराम से, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब मैं इसकी थ्योरी पर आने वाला हूँ। सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएगी यहाँ से। डायग्राम आप अपने पास रखिएगा और मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉ भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यह आपका बेलनाकार बेलजार है, यह आपकी कॉर्क है, यह आपकी चालक छड़ है, यह आपकी आवेशित छड़ है, यह आपका निर्वातित पंप है, इसके अंदर आपका निर्वात स्थापित है और यह आपकी गोल्डन लीफ कहलाती है। ये मैं चीज आपको बता चुका हूं, केवल रफ के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर बना दी। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिएगा, स्वर्णपत्र विद्युदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक अति संवेदनशील उपकरण होता है जो आवेश संरक्षण तथा स्पर्श द्वारा आवेशन की क्रियाविधि पर कार्य करता है। स्पर्श द्वारा आवेशन की क्रियाविधि पर कार्य करता है। कार्य करता है। बनावट, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो जाता है। इसके बाद में यदि हम इसकी बनावट की बात करते हैं, देखिएगा बनावट व क्रियाविधि साथ में देख लेते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक
बेलनाकार बेलजार लिया जाता है, जिसमें ऊपरी भाग पर कॉर्क लगी रहती है तथा कॉर्क के माध्यम से एक चालक छड़ लगाई जाती है। हमने ये चालक छड़ लगाई है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है अभी। चालक छड़ लगाई जाती है तथा इस चालक छड़ के निचले सिरे पर दो सोने की पन्नियां लगी होती है। सोने की पन्नियां लगी होती है। इट इज क्लियर। आगे हम देखते हैं तथा इस बेलजार में निर्वात स्थापित करने के लिए निचले हिस्से पर एक निर्वातित पंप लगा दिया जाता है। यह निर्वातित पंप बेलजार में निर्वात को संतुलित रखता है। अब आगे इसके अंदर क्या होता है वो हम अभी इसकी वर्किंग प्रोसेस में देखेंगे। एक बार मैं यहां से क्लियर करने वाला हूं। वर्किंग में देखते हैं क्या करते हैं। सर्वप्रथम हम इस ऊपर वाली जो आपकी चालक छड़ है इसके पास में एक आवेशित छड़ को लेकर आते हैं। सर्वप्रथम चालक छड़ के निकट ऊपरी हिस्से पर एक आवेशित छड़ लाकर स्पर्श कराया जाता है, जिससे चालन विधि द्वारा विद्युत आवेश नीचे लगी, यहां से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा और नीचे लगी लीफ का जो पॉइंट ए है उसके अंदर जाके दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नीचे लगी सोने की पन्नियों के बिंदु ए पर
बिंदु ए पर दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे जैसे विद्युत आवेश का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे विद्युत आवेश का मान बढ़ाते जाते हैं, इन दोनों लीफ के बीच की दूरी भी बढ़ती है। इन दोनों पत्तियों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता है। इनके मध्य प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वर्किंग प्रोसेस हमने देख ली। इसकी कमियां क्या क्या हैं वो हम बात कर लेते हैं। कमियां, नंबर 1, यह उपकरण केवल इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि स्पर्श कराई जाने वाली वस्तु आवेशित है या नहीं, आवेशित है या नहीं, इस बात को नहीं बताता, इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वस्तु पर विद्युत आवेश का गणितीय मान कितना है, विद्युत आवेश का गणितीय मान कितना है। नंबर 2, इस उपकरण में स्वर्ण पत्रों का उपयोग किया गया है। स्वर्ण पत्रों का उपयोग किया गया है जो अत्यधिक महंगे होने के कारण इसका निर्माण सामान्य रूप में नहीं किया जा सकता। इसका निर्माण सामान्य रूप में नहीं किया जा सकता है। यह आज का हमारा टॉपिक था और मैं आशा करता हूं कि आपको ये आराम से समझ में आया होगा। 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं। इनसे रिलेटेड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी अबाउट द टॉपिक। यदि आपको इनसे संबंधित किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके, किसी भी प्रोसेस में आप मेरे से पूछ सकते हैं। विद्यालय परिवार प्रत्येक स्थिति में आपके साथ खड़ा है और आने वाले समय में गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं उनके अनुसार आपकी शिक्षा पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपने ये जितना काम है समझ के अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर लेना है। कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।